हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए टॉपिक लेकर आए हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। ये राजनीतिक विकास की जो अवधारणा हमने इससे पहले की वीडियो में बताई थी आपको, उसी से साथ जुड़ी है ये। और हमने बताया था कि इसी में ही आगे राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, ये सब अवधारणाएं काफ़ी एक दूसरे के करीब हैं। और ये सब जब विचार जुड़ते हैं तब तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन है वो व्यापक होता है, ज़्यादा यथार्थपरक होता है और उसके जो परिणाम है वो ज़्यादा सटीक आते हैं। तो ये राजनीतिक आधुनिकीकरण है, ये उसी एक श्रृंखला में एक अवधारणा है। तो पहले तो हम राजनीतिक आधुनिकीकरण की बात करने से पहले हम चर्चा करते हैं कि आधुनिकीकरण क्या है। तो जैसे सामान्यतः जब हम कहते हैं कि आधुनिकीकरण, तो उसका मतलब होता है कि किसी भी जो समाज का अपनी जो परंपरागत मान्यताएं हैं और ऐसी मान्यताएं जिनका कोई तार्किक आधार नहीं है, उन मान्यताओं का पीछे हट जाना और उनकी जगह कुछ ऐसे विचारों का, संस्थाओं का, व्यवस्थाओं का लागू हो जाना जो प्रगतिशील होती है, तार्किक होती है, व्यापक समुदाय के हित में होती है, मानवीय स्वतंत्रता, गरिमा जिससे संभव होती है। तो हम ये कह देते हैं कि ये समाज है, ये आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है। तो चूँकि आधुनिकीकरण है, जब हम पूरे समाज के मायने में लेते हैं तो हर समाज में ही धार्मिक व्यवस्था भी होती है, राजनीतिक व्यवस्था भी होती है, आर्थिक व्यवस्था भी होती है। तो आधुनिकीकरण तो एक व्यापक अवधारणा है ही है, लेकिन चूँकि हमारा विषय राजनीति विज्ञान है, इसलिए हम आधुनिकीकरण के जो राजनीतिक आधुनिकीकरण जो एक अलग से उसका एक आयाम है, हम केवल उसी पे चर्चा करते हैं। हाँ, एक पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण का भी अपना एक बेसिक अंतर होता है। पश्चिमीकरण का तो मतलब होता है कि पश्चिम के देशों के जो संस्कृति है, उसके जो विचार मूल्य हैं, उनका अनुकरण करना तो पश्चिमीकरण कहलाता है। लेकिन आधुनिकीकरण है वो पश्चिमीकरण नहीं है। आधुनिकीकरण में विचार का प्रगतिशील होना प्राथमिक है। अब वो विचार चाहे पूर्व से आया हो, पश्चिम से आया हो, उत्तर से आया हो, दक्षिण से आया हो, उसका स्रोत महत्वपूर्ण नहीं है, उस विचार का प्रगतिशील होना महत्वपूर्ण है। क्योंकि पश्चिम के देशों की जो संस्कृति है, जो विचार हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर विचार प्रगतिशील ही हो। बहुत से विचार प्रतिगामी भी हो सकते हैं। तो पश्चिमीकरण में तो आप अंधा अनुकरण हो जाता है, लेकिन आधुनिकीकरण है वो तार्किकता पर खास बल देता है। तो वो तार्किक विचार कहीं से भी आ सकता है। विकासशील देशों की अपनी परंपरागत जो समाज है उसमें भी कई तार्किक और बेहतर व्यवस्थाएं रही हैं, तो उनका भी अनुकरण किया जा सकता है। तो यहाँ ये जो बुनियादी अंतर है ये ध्यान में रहना चाहिए, आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण का। अब बात आती है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है। तो राजनीतिक जो आधुनिकीकरण है वो किसी भी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो तार्किक और जो प्रगतिशील मूल्य हैं उनका समायोजित हो जाना है, उनके आगमन को हो जाने, उनके आगमन को दर्शाता है। जब भी हम ये कहते हैं कि फलाने देश में राजनीतिक आधुनिकीकरण हो रहा है, तो हम ये बता रहे होते हैं कि वहाँ जो तार्किक और प्रगतिशील वैल्यू हैं, पॉलिटिकल वैल्यू हैं, वो वहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें आ रहे हैं। तो जो राजनीतिक आधुनिकीकरण है वो गत्यात्मक विचार है, गतिशीलता का बोध कराती है। यहाँ ये इसकी जो गत्यात्मकता का विचार है, यही राजनीतिक विकास को, राजनीतिक आधुनिकीकरण को राजनीतिक विकास से अलग करता है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि राजनीतिक विकास हो गया, तब तो हम इस बात का प्रमाण दे रहे होते हैं
कि उस राज व्यवस्था में प्रगतिशील उदार लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं वो आ चुके हैं, उनका समावेशन का जो प्रोसेस है वो पूरी हो चुकी है। इसलिए राजनीतिक विकास स्थिरता का बोध कराता है। लेकिन राजनीति का आधुनिकीकरण है वो एक प्रोसेस है, वो एक प्रक्रिया का बोध कराता है, और वो एक प्रक्रिया इस बात का गारंटी दे रही है या हमें बता रही है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में जो उदार प्रगतिशील तार्किक जो मूल्य हैं उनका आगमन हो रहा है, वह अभी पूरा नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा तकनीकी अंतर है, उसको दर्शाना है। तो ये राजनीतिक आधुनिकीकरण कहलाता है। अलग अलग विचारक हैं, कोलमैन हैं और भी जो राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा से जुड़े हैं, तो उन्होंने इन्हीं बातों को अपने अपने तरीके से कही है परिभाषा के रूप में। और राजनीतिक आधुनिकीकरण केवल मूल्यों के अंतर्गत आने वाले परिवर्तन को ही नहीं दर्शाती है, संरचनात्मक स्तर पे जो संस्थाओं में बदलाव आते हैं, बेहतर संस्थाएं बनती हैं, उनको भी ये अपनी बनने की जो प्रोसेस है उसको भी अपने विचार के अंतर्गत ये समाहित करता है। तो फिर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भाई राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है, राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण बताइए, विशेषताएं बताइए। तब हम आपको यहाँ जिक्र कर रहे हैं कुछ लक्षणों के, जिनमें हम ये कहेंगे कि भाई वहाँ राजनीतिक आधुनिकीकरण जारी है। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण का जो पहला लक्षण है वो है कि राज्य में शक्ति का अधिकाधिक केंद्रण। राज्य में शक्ति का अधिकाधिक केंद्रण का मतलब है कि जिन समाजों में राज्य शक्तिशाली हो जाता है, राज्य शक्तिशाली होने का मतलब है कि राज्य के द्वारा निर्मित कानून या राज्य के द्वारा लिए गए जो फैसले हैं वो दूसरी जो संस्थाएं हैं उन पर मतलब हावी रहते हैं या वहाँ लागू कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हरियाणा में पहले मामला आया था कि खाप पंचायतें हैं वो अलग फरमान जारी कर दे रही हैं, या कहीं भारत के ही किसी एक हिस्से में भारत के ही कानून को लागू नहीं हो पा रहा है, या कोई ऐसी संस्था है वो भी अपना कानून बना दे रही है। हो सकता है ये जैसे भारत में उतना ज़्यादा आप स्पष्टता से ना समझें, जैसे पाकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में है। अफ़गानिस्तान सरकार का जो कानून है, राज्य का जो कानून है, वह काबुल के कुछ किलोमीटर के बाहर है, वो लागू ही नहीं हो पाता है। वहाँ शरीयत लागू हो जाता है जो मूल कानून के साथ टकरा जाता है और राज्य चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। तो वहाँ उसका मतलब ये हुआ कि वहाँ राजनीतिक आधुनिकीकरण है, वो जो प्रक्रिया है वो नहीं है, शुरू ही नहीं हुई है या बेहद आंशिक स्तर पे है। अगर राज्य अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है, यानी कि राज्य की पावर बढ़ रही है और दूसरी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर राज्य के कानून प्रभावी हो रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि वहाँ राजनीतिक आधुनिकीकरण है वो हो रहा है। जैसे हमने मध्य युग में दौर में देखा था कि राज्य के कानून हैं वो चर्च के अधीन हो जाते थे, चर्च ही राज्य के ऊपर ओवरलैप कर जा रहा था। तो ये एक आधुनिकीकरण की बात है। फिर पहले बिंदु से ही मिलता जुलता है कि राज्य की शक्ति का समाज में अधिकाधिक प्रवेशन का मतलब है कि जो राज्य है उसका जो प्रभाव है, विस्तार है, वो अपना जितना भी उसका भौगोलिक क्षेत्र है वो वहाँ तक जाए। वो ये नहीं हो कि दिल्ली में तो कानून का पालन हो और जो दिल्ली से दूर होते चले जाएं और फिर कानून है वो हल्के में बदलता चला जाए। यानी कि राज्य का प्रभाव है वो अपने भौगोलिक क्षेत्र के हर कोने में, हर हिस्से में समान रूप से रहे। तो ये कहते हैं कि राज्य का समाज में जो अधिकाधिक प्रवेशन है ना, उसकी एंट्री है वो पूरी होनी चाहिए। कहीं भी ऐसा ना लगे कि यहाँ तो कुछ राज्य है ही नहीं। तो राज्य की मौजूदगी देश के हर
कोने में होना राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक लक्षण है। फिर है इसमें जो सत्ता के जो परंपरागत स्रोत हैं उनका कमज़ोर हो जाना। सत्ता के परंपरागत स्रोतों से हमारा अभिप्राय ख़ास तौर पे तो राजशाही से है। जो राजशाही है वो सत्ता का परंपरागत स्रोत है और वो कोई तार्किक स्रोत नहीं है। राजा का बेटा राजा बन जाना ये कोई तार्किक कारण नज़र नहीं आता इसमें। भाई एक राजा है वो अच्छा है, प्रजाहित की सोचता है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उसी राजा का जो बड़ा बेटा जो आगे आने वाले समय में राजा बनने वाला है वो भी जनता के प्रति उतना ही संवेदनशील हो। अगर वो संवेदनहीन है तो जनता को उसकी संवेदनहीनता का सामना करना पड़ेगा। तो ये माना गया कि जो सत्ता के जहाँ भी जिन समाजों में जो सत्ता के परंपरागत स्रोत हैं यानी कि राजशाही के जो अंश हैं वो समाप्त हो रहे हैं, राजशाही है वो हाशिए पर जा रही है और उसकी जगह जो उदार लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं सरकारों के चुनने की, उनका आगे बढ़ना है। ये कहलाता है कि हम कहेंगे कि यहाँ आधुनिक हो रहे हैं। तो सत्ता के परंपरागत स्रोतों का मिट जाना, उनका समाप्त हो जाना या उनका कमज़ोर होना की जो प्रोसेस है वो ये बताती है कि हम राजनीतिक आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। आज भी आप देखते हैं कि भाई सरकारें जब चुनाव होते हैं, राजनीतिक दल अपने टिकट बांटते हैं तो बहुत सी टिकट हैं वो राज परिवार के लोगों को मिलती है। तो और वो क्यों जीत जा रहे हैं? क्योंकि राजभक्ति है। वो किसी भी राज्य के लिए हो सकता है। अभी आप यहाँ मध्य प्रदेश के मामले में देख रहे थे कि ये ग्वालियर घराने से हैं, ये माधवगढ़ से, राघवगढ़ से हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, हमारे अलवर से सांसद रहे हैं भंवर जितेंद्र सिंह, अभी भरतपुर के जो महाराजा हैं इनकी जो भी सरकार के खिलाफ कुछ थोड़े समय उनकी नाराज़गी रही थी। तो ऐसे बहुत से आपको खुद वसुंधरा राजे हैं वो राजघराने से आती हैं। तो ऐसा इन्हीं में नहीं है, भारत के बहुत से हिस्सों में और भी देशों में ऐसा मिल जाएगा। तो हम अगर उनको इस बेसिस के ऊपर वोट दे रहे हैं कि राज परिवार के हैं या राजभक्ति है, तो ये इस बात का द्योतक है कि हमारी जो राजनीतिक संस्कृति है वो अभी परिपक्व नहीं हुई है। राजनीतिक रूप से हमारा आधुनिकीकरण और होना है। हम राज परिवार से हमें दूर होना होगा। तो ये सब भी जो सत्ता के परंपरागत स्रोतों का जो कमज़ोर होना है वो राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक लक्षण है। फिर एक अगला लक्षण है कि व्यापक आधार वाली नौकरशाही। राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक और लक्षण है व्यापक आधार वाली नौकरशाही। नौकरशाही का मतलब है जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो स्थायी कार्यपालिका है उसमें है। तो इसमें जो नौकरशाही, चाहे वो आईएएस से लेकर 4th क्लास तक हो, तो इनका जो विस्तार है, जब ब्यूरोक्रेसी में जो आने वाले लोग हैं उनको उनकी जो भर्ती है, नियुक्ति है, उसकी जो प्रोसेस इतनी ईमानदारी पूर्ण होनी चाहिए, इतनी तार्किक होनी चाहिए कि उसमें हर मेहनती व्यक्ति को, हर योग्य व्यक्ति को जगह मिले, चाहे वो देश के किसी भी कोने से हो, चाहे वो गाँवों से निकला हो, ढाणियों से निकला हो, किसी कमज़ोर पिछड़ी जाति से निकला हो। यानी कि लैंगिकता, क्षेत्रीयता, भाषा या किसी भी आधार पर कोई ऐसा बंधन ना लगे कि ब्यूरोक्रेसी में किसी भी हिस्से से देश के किसी भी व्यक्ति को जो योग्यता रखता है उसको आने पर रोक लगे। तब हम कहेंगे कि जो नौकरशाही है वो व्यापक आधार वाली है। जैसे नेपाल पर आरोप लगता है कि वहाँ जो ऊपर का जो पहाड़ी क्षेत्र है
राजनीति में और ब्यूरोक्रेसी में उन्हीं लोगों का प्रभुत्व रहता है। नीचे जो तराई या मधेसी जो क्षेत्र है वहाँ के लोगों को इतना मतलब पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती है। पाकिस्तान पर आरोप है कि वहाँ जो सिंध और पंजाब प्रांत है उसी का ही सेना में, ब्यूरोक्रेसी में, राजनीति में, क्रिकेट में, उद्योग जगत में इन्हीं लोगों का प्रभुत्व है। दूसरा जो फाटा एरिया है, बलूचिस्तान है, इनको उतनी जगह नहीं मिल रही है। तो एक भेदभाव देखा जा रहा है। ऐसा ही श्रीलंका में तमिलों के मामले में रहा है। तो ये जो सब घटनाएं होती हैं, जो ब्यूरोक्रेसी का आधार अगर संकीर्ण है, व्यापक नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि वहाँ राजनीति का आधुनिकीकरण नहीं है। तो इसका ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इससे आगे जो राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्षण है वो है जो राजनीतिक संस्थाओं का जो पृथक होना और मजबूत होना है। जैसे हमने ये बताया कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तो इन संस्थाओं की जो संरचना है वो इतनी बेहतर होनी चाहिए या उनमें इतना बेहतर होने की प्रोसेस होनी चाहिए कि कोई भी भ्रष्ट से भ्रष्ट व्यक्ति अगर उन संस्थाओं में आए तो भी वो उन संस्थाओं का दुरुपयोग न कर सके। उनके नियम कायदे, उसकी नियुक्ति, उसको हटाने की प्रोसेस, इन सब चीज़ों पर बहुत बेहतर तरीके से अगर काम हो रहा है और ये एक दूसरे से अलग हैं और साथ भी हैं, दोनों ही हैं, लेकिन अनुचित जो हस्तक्षेप है उसको तो रोके और जो ज़रूरी तालमेल है उसे बनाए रखने की भी गुंजाइश है वो बनी रहनी चाहिए। तो ऐसी अगर संस्थाओं में इस तरह की प्रोसेस चल रही है तो हम ये कहेंगे कि वहाँ राजनीतिक आधुनिकीकरण हो रहा है। और अंतिम जो बिंदु है जहाँ हम राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण की बात करते हैं तो अंतिम बिंदु है कि जनता की अधिकाधिक जो राजनीतिक सहभागिता है वो राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक लक्षण है। कहीं भी किसी भी राज्य व्यवस्था में अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं जिसमें जनता को राजनीतिक मसलों में, राजनीति में अधिकाधिक भागीदारी के अवसर दिए जा रहे हैं, सरकारों द्वारा कुछ ऐसे मंच उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ऐसे अवसर दिए जा रहे हैं कि सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार हो, सभी लोगों को राजनीतिक मसलों पर बेबाक राय रखने का अधिकार हो, तो ये सब बातें अगर हैं तो हम कहेंगे कि वहाँ राजनीतिक आधुनिकीकरण हो रहा है। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा है, परीक्षा में कई बार ये पूछी जाती है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे समझे होंगे और अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद।